नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और आज है भाग 3 सेट 3। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो किस संशोधन से दिया था नगरीय स्थानीय सरकारों को? तो वो दिया था फ्रेंड 74वें संशोधन से। फ्रेंड, भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग नमे के ए, या आप लिख सकते हैं नमे क्लॉज ए, ठीक है, भाग 9 जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया और इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो वो आता है फ्रेंड 73वें संशोधन में, और वो आता है केवल भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। और बात करूं मैं नगरीय स्थानीय सरकारों की तो वो आता है भाग 9A में। ठीक है, एक क्लॉज जुड़ जाता है। और अनुसूची में आता है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आता है। और नगरीय स्थानीय सरकारों की बात करें तो ये 12वीं अनुसूची में आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो लोकपाल का जो विचार है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रियों से लिया गया है, और इसका जो सही आंसर है वो है स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन में ही लोकपाल आया। लोकपाल या इसे कहते हैं ओम्बड्समैन का विचार स्कैंडिनेवियन देशों से लिया गया है, और ओम्बुड्समैन से तात्पर्य है कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था से है जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। फ्रेंड्स, आधुनिक काल में सर्वप्रथम जो लोकपाल संस्था था या ओम्बुड्समैन संस्था था, उसका गठन करीब 1809 में स्वीडन में किया गया। कहाँ किया गया? 1809 में स्वीडन में। तो सबसे पहले किस देश में आया लोकपाल? स्वीडन में। ठीक है, कब आया? 1809 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, तो कहाँ से महाभियोग की विधि? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए से। यूएसए से हमने जो अमेरिका से हमने फ्रेंड्स भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 61 आता है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग आता है इस आर्टिकल के अंदर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित सांविधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार के रिटों जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। फ्रेंड, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो रिट निकालता है वो आर्टिकल 32 के तहत निकालता है, और जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के जो उच्च न्यायालय होता है आर्टिकल 226 में इन रिटों को जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के दौरान निकालती है, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के दौरान रिट निकाल सकती है। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बना रखता है। यह कथन किसका था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC की CGL में पूछा गया है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है फ्रेंड लास्की का। तो कथन था, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स बना लिखा है, यहाँ आप लिख लीजिए बनाए रखता है। ठीक है, तो कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, तो ये कहा था लास्की ने। और लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल है। याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से
35 तक मौलिक अधिकारों का अध्याय है। ये मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद अब ये 6 रह गए हैं मूल संविधान के भाग में, तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए। ठीक है, याद रखना। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाषण व स्वतंत्र। तो फ्रेंड, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 19(1) के काम है के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं 8वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस आर्टिकल के तहत? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 27 द्वारा। संविधान के आर्टिकल 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 27 में यह कहा गया है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 9वां क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार दिया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 29 संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 में जो कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 29 के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 17। फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में उसे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने जो अस्पृश्यता अपराध है वो एक अधिनियम बनाया, कब? 1955 में। ठीक है, और 1976 में संशोधन के उपरांत यह है अब सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम पंचायत का आयोजन, यानी कि जो निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के जो नैतिक दर्शन थे वो कुछ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और मद्यपान निषेध करना और गोवध पर निषेध और कृषि पशुपालन का संगठन। ठीक है, ये सब गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है ग्राम पंचायतों का आयोजन। ठीक है, और ग्राम पंचायत की स्थापना फ्रेंड आर्टिकल 40 के तहत भी की जाती है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये किसने कहा था? काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो फ्रेंड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो वो बनाया फिर 42 में जो संविधान संशोधन था। ठीक है, वो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका जो सही आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है। ठीक है, आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में आते हैं अटॉर्नी जनरल। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? जो 2 बार रहे थे वो थे फ्रेंड बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार राज्य से आते थे और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये रहे थे। 1950 से फ्रेंड्स 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते
राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे तथा इसके पश्चात 1952 एवं 1957 के राष्ट्रपति चुनावों में वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे इसका आंसर, तो जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कितने सदस्य होने चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए, जो कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संख्या रखी हुई है, कम से कम संख्या दी गई है, जो कि 1/10 है कुल सदस्य संख्या के, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो वो है फ्रेंड कटौती, जो कि संघीय बजट से संबंधित है। फ्रेंड कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो ये बढ़ाया गया है फ्रेंड 1 बार। फ्रेंड लोकसभा का कार्यकाल अब तक 1 बार वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन करा दिया गया था। संविधान के आर्टिकल 83 के अनुसार आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल 1 बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा तथा घोषणा के लागू न रहने की दिशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कितनी बार बढ़ाया गया? 1 बार बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये विचार किसने दिया था फ्रेंड? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड म्यूर ने दिया था। मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार, इनका जो नाम था वो पूरा रैमजे म्यूर था, ठीक है, याद रखना रैमजे म्यूर था, और इन्हीं की देन है मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार। म्यूर का मानना है कि वे अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है। किस्मा देख लेते हैं, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था या कहा है? किसने कहा है फ्रेंड? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड म्यूर ने ही ये शब्द बोले हैं। इनका जो नाम था रैमसे म्यूर, जो कि अभी मैंने लिखा था रैमसे म्यूर, उन्होंने ही कहा था राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था मंत्रिमंडल यह पद्धति को, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त रहता है? लोकसभा का विश्वास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है लोकसभा का विश्वास। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर है वो है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो किसने किया फ्रेंड? वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है के.एस. हेगड़े, जो कि न्यायमूर्ति थे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। 1967 से 73 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद 1977 से 1980 के बीच ये 3 बार के मध्य लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे, ठीक है। 1977 और 80 के बीच लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे, ठीक है। इनका नाम था के.एस. हेगड़े, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वो थी फ्रेंड्स सुश्री
MS फातिमा बीवी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। उन्होंने वर्ष 1989 में अपना पद ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महिला न्यायाधीश भी थीं, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा, ये अलग महिला भी रही थी लेडीज़, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो थी वो MS फातिमा बीवी थी। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश तथा उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में स्थित है, जबकि इस न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर तथा इंदौर में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर तथा इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में है और इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थित है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो किस आयु में होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड 65 वर्ष की आयु में। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां। निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो किस राज्य में बनी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। फ्रेंड, राजस्थान राज्य की पहली मुख्यमंत्री जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से 2008 तक और 2013 में भी ये राजस्थान विधानसभा के चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त कर मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसी राज्य में, राजस्थान के राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री अभी तक बनी है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो वो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि 1 अक्टूबर 1953 में यह राज्य बनाया गया। 1953 डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अब अमरावती। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द वीडियो। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो फ्रेंड्स वह राज्य है कर्नाटक, जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था वर्ष 2008 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेट 3 टॉप 30 क्वेश्चन 1000 सीरीज के। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।